बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल वे में वही लॉ जो आपने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज का लेक्चर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में हम तीन चीज़ें सीखेंगे। एक तो हम किसी पेपर में दी गई प्रोपोजिशन की बुनियाद पे हम ऑर्डर लिखेंगे। दूसरा, हम ये और सीखेंगे कि एक ऑर्डर लिखा कैसे जाता है, एक ऑर्डर के हिस्से कौन से होते हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एक एप्लीकेशन अगर पेपर में डिसाइड करने के लिए कह दी जाए तो उसका ऑर्डर कैसे जो है उसको डिसाइड किया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, ये जो लेक्चर है इसके थ्रू मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा एक ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स एक ऑर्डर के लिखने के क्या होते हैं। फिर इसके अलावा मैं आपको कुछ ये भी बताऊंगा कि एक फाइंडिंग और एक रीजनिंग में क्या फ़र्क होता है। फिर इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑर्डर राइटिंग, हम इस चीज़ को भी देखेंगे क्या ऑर्डर राइटिंग जो हमने एलएलबी में लॉ पढ़ा था उसमें डिफरेंट, उससे डिफरेंट चीज़ है या वही चीज़ है। ठीक है। फिर इसके अलावा हम प्रिंसिपल सीखेंगे कि किस तरह हम ऑर्डर राइटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं, और फिर हम थ्योरी को कनेक्ट करेंगे लॉ के साथ। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ देखेंगे बाय वे ऑफ राइटिंग अ कोर्ट ऑर्डर, और आखिर पे मैं अगर कोई इंस्ट्रक्शन हुई तो वो मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं आप मैक्सिमम नॉलेज इस लेक्चर से गेन करें, आपके पास बेरेक्ट होना चाहिए रेलिवेंट, आपके पास एक नोटबुक पेंसिल होनी चाहिए, और आपको इस लेक्चर के नोट्स बनाने होंगे, और जो मैं बोलूँगा लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा उसको भी आपने अपने अल्फाज में लिखना होगा। लेकिन वही प्रोपोजिशन जो पिछला ऑर्डर था कि एक वाइफ ने एक सूट इंस्टीट्यूट किया है अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट, और उसका कहना ये है कि इनके कब्जे में मेरे डावरी आर्टिकल्स हैं लेकिन वो नहीं दे रहे, तो लिहाजा ये दावा है। जबकि जो डिफेंडेंट नंबर 2 फादर इन लॉ, इसने एक एप्लीकेशन दे दी है कि मेरा नाम डिलीट करें। क्यों? क्योंकि एक डावरी आर्टिकल का जो दावा है वो तो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है, तो लिहाजा वो ना नेसेसरी पार्टी है ना प्रॉपर पार्टी है, उसका नाम डिलीट किया जाए। और क्यूरी मैंने चेंज कर दी है, राइट एंड ऑर्डर डिसाइडिंग अबव कैप्शन्ड एप्लीकेशन। अगर आप में से किसी ने पिछला लेक्चर नंबर 2 नहीं सुना तो उसको लेक्चर नंबर 3 में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि मैं ये सपोज करके आगे चलूंगा कि जो लेक्चर नंबर 2 है वो आप सुन चुके हैं और आपको उसकी जो है वो समझ भी है। फर्क ये है कि उसमें हमने एक प्रोपोजिशन सॉल्व की थी, आज हम उसी प्रोपोजिशन की बुनियाद पे एक ऑर्डर जो है उसको हम क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। ठीक है। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो एप्लीकेशन कैसे डिसाइड करनी है, और एप्लीकेशन को डिसाइड करने का ऑर्डर कैसे लिखना है, हम वो लॉ को कंसीडर वो कर लेते हैं, लेक्चर 2 को रिपीट कर लेते हैं कि हमने उसकी रीजनिंग ये ढूंढी थी कि भाई वो नेसेसरी पार्टी है क्योंकि उसका स्पेसिफिक वर्शन है कि उन दोनों के कब्जे में है मेरा सामान भेजना, और दूसरा ये है कि जो पार्टी की डेफिनेशन है सेक्शन 2D फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 वो भी यही कहती है कि पार्टी से मुराद कोई भी आदमी जिसकी प्रेजेंस जरूरी है उस दावे के फैसले के लिए। ठीक है। और फिर हमने एक जो था वो उसमें जो है वो केस लॉ भी जो है वो देखा था। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो बात कहने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से सुनिएगा। ये आपके लिए मैंने एक ऑर्डर या एक एप्लीकेशन डिसाइड करने का
मैंने आपके सामने एक स्पेसिमन बना दिया है, ठीक है। आप प्लीज इसको लिख लीजिए एक पेज के ऊपर, स्पेसिमन टू डिसाइड एनी एप्लीकेशन, ताकि आइंदा आपको कोई भी एप्लीकेशन आए, अगर आपने इसको रट्टा लगाया होगा, इसको याद किया होगा, तो आप एग्जैक्टली उसको जो है वो कर लेंगे। सबसे पहले आएगा टाइटल ऑफ द केस। मसलन अगर उसने प्रोपोजिशन ये दी है कि प्लेंटिफ ए है और डिफेंडेंट बी है, तो आप ऑटोमेटिकली जो टाइटल ऑफ द केस है उसको कर देंगे ए वर्सेस बी। और अगर उसने कहा है अनवर वर्सेस जमाल, तो आपने उस ऑर्डर को पढ़ के कर देना है अनवर वर्सेस जमाल। और अगर उसने मसलन कोई टाइटल नहीं दिया, बन भी नहीं रहा प्रोपोजिशन से, तो फिर आपने खुद ही कुछ बना देना है, ए बी सी वर्सेस डी एफ, इस तरह करके बना देना है इसका टाइटल, जैसे आवाज पड़ती है। नेचर ऑफ द सूट, मतलब सूट फॉर डावरी आर्टिकल, सूट फॉर डावरी आर्टिकल। मसलन ये जो प्रोपोजिशन है हमारे सामने, इसमें केस का टाइटल क्या बन सकता है? केस का टाइटल क्या बन सकता है? ए, देखे ना, ए वाइफ है, ठीक है, तो ए वर्सेस बी कर दें आप, ठीक है, ए वर्सेस बी एटसेट्रा जो है वो केस का टाइटल कर दें। नीचे ऑफ द सूट क्या है? सूट फॉर डावरी आर्टिकल है, तो यहाँ लिख दें सूट फॉर डावरी आर्टिकल। टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन विच इज टू बी डिसाइडेड। अच्छा, ये सारी चीजें उस प्रोपोजिशन के अंदर होंगी। मसलन इधर उसने एक एप्लीकेशन दी है, क्या बोला, ये देखिए, लेटर ऑन डिफेंडेंट मूव एन एप्लीकेशन टू डिलीट हिज नेम, डिलीट, तो इसका टाइटल बन जाएगा एप्लीकेशन टू डिलीट द नेम ऑफ डिफेंडेंट नंबर 2, एप्लीकेशन टू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर, अब एक ऑर्डर के स्पेसिमन देखें, ऑर्डर नीचे डेट आएगी और फिर उसके बाद इस तरह से टेंडेंस होगी। पिटिशनर्स अगर एक से ज्यादा है तो पिटिशनर्स, नहीं तो पिटिशनर। तो देखिए मैंने उसको रेड भी कर दिया है, तो आप भी इसी तरह बेशक एक रेड पेन ले लें, 2 कलर का पेन ले लें और इसको कॉपी पेस्ट करें। मैं चाहूँ तो मैं आपको ये दे भी सकता हूँ इसी तरह, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद इसको जो है वो लिखिए, ठीक है। ये डेट, जिस दिन आप ऑर्डर लिख रहे हैं वो यहाँ कौंसल का कोई भी नाम लिख दें, यहाँ दूसरे कौंसल का लिख लें और हर एक को ऐसे शुरू करें, ब्रीफली, प्रिसाइजली, सब्सिक्वेंटली, अबव कैप्शन एप्लीकेशन, आगे उस एप्लीकेशन का टाइटल लिख दें, अबव कैप्शन एप्लीकेशन टू डिलीट द नेम ऑफ द, टू डिलीट द वो। अच्छा, मैंने इसके साथ ही आपके लिए उस प्रोपोजिशन की बुनियाद पे ऑर्डर लिखा भी है, वो ऊपर से टाइटल कट गया है, वो लिखना था ए वर्सेस बी, एनी हाउ एप्लीकेशन टू डिलीट द नेम ऑफ डिफेंडेंट नंबर 2। ये बेसिकली ये किसका है? ये जो टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन है ये आ रहा है इधर, एप्लीकेशन टू डिलीट नेम ऑफ डिफेंडेंट नंबर 2। अब देखिए उसी तरह जिस तरह ऑर्डर और वो था, उसी तरह मैंने लिखा ऑर्डर डाल के प्रेजेंट लंदन काउंसिल फॉर पिटिशनर, आगे आप जो मर्जी नाम लिख दें, लंदन काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट, आगे आप जो मर्जी नाम लिख दें, ठीक है। उसके बाद प्रिसाइजली अबव नेचर ऑफ एप्लीकेशन से मुराद जो एप्लीकेशन का टाइटल है, मसलन प्रिसाइजली अबव कैप्शन एप्लीकेशन टू डिलीट द नेम ऑफ डिफेंडेंट नंबर 2, तो नेचर ऑफ एप्लीकेशन से मुराद जो उस एप्लीकेशन का टाइटल है वो। अच्छा जी, हैज बीन मूव बाय द पिटिशनर ऑब्लिक, अब दावे में तो वो डिफेंडेंट होगा ना, ऑब्लिक डिफेंडेंट नंबर 2, फादर इन लॉ ने दी है, पिटिशनर ऑब्लिक डिफेंडेंट नंबर 2 विद द असर्शन दैट, आगे फैक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। अब देखें मैंने फैक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन कैसे लिखे हैं, precisely above caption application to delete the name of defendant number 2 is moved by petitioner defendant number 2 with the assertion that he is the father-in-law of respondent belief plaintiff, ठीक है, that a suit for dowry article is a suit interest spouses, so present petitioner being father-in-law is neither a necessary nor a proper party to the instant suit, that is why present application with the prayer to delete with the prayer to delete with the, अच्छा, with the prayer to delete the name of the defendant number 2। अब डिफेंडेंट नंबर 2 क्या कहता है जी? कन्वर्सली, अब पहले तो हमने प्लेंटिफ का लिखा ना, वो उसकी कंटेंशन लिखी, अब हम किसकी लिखेंगे? डिफेंडेंट की और दूसरी पार्टी की, तो रिस्पोंडेंट ऑब्लिक प्लेंटिफ। अच्छा, यही यहाँ पे भी ये देखें, ये प्रिसाइजली में करके
यहाँ लिखे हैंस इंस्टेंट एप्लीकेशन टू डिलीट द नेम ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 2 विद द प्रेयर, ठीक है, विद द प्रेयर टू डिलीट हिज नेम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कन्वर्सली रिस्पोंडेंट प्लेंटिव vehemently opposed above title ever सबमिटिंग written reply with the contention that आगे डिफेंडेंट का वर्जन लिख दें, ठीक है। अगर है नहीं तो देखिए, अगर नहीं है तो फिर इस तरह लिख दें, कंसिडर रिस्पोंडेंट vehemently opposed above title application by submitting written reply with the contention that petitioner defendant number 2 is a necessary party in the suit for dowry article and the above captioned application is liable to be dismissed। यानी अगर पार्टी का मौकफ दिया हुआ है उस प्रोपोजिशन के अंदर तो वो उठा के उसके रिटर्न रिप्लाई के तौर पे आपने क्या कर देना है, फिट कर देना। उसके बाद थर्ड पेयर आर्गुमेंट हर्ड रिकॉर्ड पेरूज, ये देखिए मैंने भी इसी तरह लिखा है आर्गुमेंट हर्ड रिकॉर्ड पेरूज। फोर्थ में क्या, रिकॉर्ड पिक्स दैट, इस तरह से शुरू करना है, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह शुरू किया है, रिकॉर्ड पिक्स दैट, रिकॉर्ड ट्रांसपायर दैट, रिकॉर्ड रिवील्स दैट, ठीक है। रिकॉर्ड पिक्स दैट रिस्पोंडेंट नंबर 4 plaintiff has specifically alleged in her plaint that her dowry articles are in joint possession of the board defendants। अब मैं वो रीजनिंग दे रहा हूँ, मैंने कहा था ना, देखो बच्चों फाइंडिंग क्या होता है, आपका जवाब ये है कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। और रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग यहाँ पे उसकी वजह क्या है, तो क्या है जी कि वो कह रहा है कि प्लेंटिफ ने स्पेसिफिकली अपने उसमें प्लेंट में लिखा है कि डावरी आर्टिकल दोनों के कब्जे में है। सो दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट एज पर प्लेंटिफ स्टांस टेकन इन प्लेंट, ये प्लेंटिफ लिखा गया, सॉरी, पिटिशनर इज petitioner is a necessary party, petitioner is a necessary party to the suit so far as, ये तो रीजन होगी ना, so far as contention of the learned counsel for the petitioner that a suit for recovery of dowry article is a suit inter se spouses is concerned, it is stated that as per section 2D of the family court act, मैं लिखना भूल गया, 1964, any person can be arraigned as party whose presence is necessary for proper decision of the dispute। तो मैंने उसकी कंटेंशन का भी जवाब दे दिया और मैंने ये भी बता दिया वो क्यों नेसेसरी पार्टी है, ठीक है। और अब जैसे इधर है, in the backdrop of the above discussion said application is hereby accepted or dismissed, in the backdrop of discussion above captioned application to delete the name of the defendant number is hereby dismissed, present order be annexed to the main file। एक्चुअली इस एप्लीकेशन को अलहदा डिसाइड किया है और उसको फिर कहा है कि इसको मेन फाइल के साथ जो है वो क्या हो जाए, वो लफ हो जाए, ठीक है। और नीचे वो अनाउंसमेंट और बाबर नदीम आ जाएगा। अब इसको दोबारा देखिए, ये एप्लीकेशन को डिसाइड करने का, तो एक जो ऑर्डर होता है उसके स्टैटिक हिस्से कौन से हैं, एक ऑर्डर, उसमें डेट, प्रेजेंट, अटेंडेंस, ठीक है। उसके बाद आखिर पे अनाउंसमेंट, उसकी डेट और फिर जज का वो जो स्टैम्प वगैरह है वो जो है वो उसमें आ जाएगी। तो मैंने अपने हाथ से लिख के भी आपको वो ऑर्डर जो है वो दिखा दिया है। तो फिर आज हमने जो प्रिंसिपल सीखे हैं आज के लेक्चर में वो क्या हैं, वो ये हैं, देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑर्डर विच आर स्टैटिक फॉर एनी ऑर्डर, फॉर एग्जांपल वर्ड ऑर्डर, डेट, अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज एंड काउंसल्स, word announcement, stamp of the court, so someone must take his own specimen to write an order and memorize the same। अब आप अपना एक स्पेसिमन बना दें ऑर्डर राइटिंग का और उसको अपने पास रख लें और उसको क्या कर लें, याद कर लें, ठीक है। प्रिंसिपल 2 क्या है, the operative part of any order consists of finding followed by reasoning, any finding without reasoning is not acceptable by the examiner। कि फाइंडिंग का मतलब है आपका जवाब क्या है और रीजनिंग उसकी वजह क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने कहा वो एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फाइंडिंग हो गई, और उसकी, या मैंने कहा कि उसकी जो कंटेंशन है कि जी ये जो है वो इंटरसेट स्पाउसेस है वो मैंने कहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर आगे मैंने उसकी रीजनिंग दी, ठीक है। और प्रिंसिपल 3 क्या है, देयर इज अ स्पेसिमन टू डिसाइड एन एप्लीकेशन थ्रू एन ऑर्डर, समवन मस्ट मेमोराइज दैट स्पेसिमन, इट विल हेल्प अ लॉट इन एग्जाम व्हाइल राइटिंग एन ऑर्डर टू डिसाइड एन एप्लीकेशन। और फिर आपको एक स्पेसिमन भी दे दिया है एक एप्लीकेशन को डिसाइड करने का, तो आप प्लीज इसको बना लीजिए और
और इसको हमेशा के लिए सेव कर लीजिए। प्रिंसिपल 4 क्या है, वी मस्ट ऐड टू अवर स्टडी प्लान टू रीड court orders because every court order consists of a finding along with reasoning, which is basically the implementation of some law included in our syllabus. To get court orders we can contact with some elements। ठीक है, देखिए बड़ी वो क्या बात कह गया, वो कह रहे हैं कि अब हमें ये आदत अपनानी होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ऑर्डर्स पढ़ा करें। उसके लिए बेशक एक एलिमेंट से हमें कंटेक्ट करना पड़े, क्यों? क्योंकि उस ऑर्डर के अंदर एक फाइंडिंग के साथ एक रीजनिंग होती है जो डिपेंड कर रही होती है उस लॉ पे जो हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली थ्योरी को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उन द फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। मसलन आज की जो प्रोपोजिशन थी उसमें हमने दिए गए फैक्ट्स के ऊपर जो फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 2D था उसको अप्लाई किया, उसको क्या किया, अप्लाई किया। तो आपने देखा कि अगर कोई कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो वो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हम थ्योरी पढ़ चुके हैं उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। प्रिंसिपल 5 क्या है, प्रेफरेबली आर रीजनिंग मस्ट बी मेंशन बाय कोटिंग द रेलिवेंट लॉ। आपने देखा मैंने जवाब देते वक्त क्या किया, रेलिवेंट लॉ जो था उसका मैंने हवाला दिया सेक्शन 2D ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट का। तो आप भी उसका जो है वो प्रेफरेबली अगर आता है तो उसका अपने रेफरेंस जो है वो देना है। ठीक है, अब हम दोबारा देख लेते हैं इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमने अचीव किए कि नहीं किए। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर राइटिंग का आपको बताया है, उसके इंग्रेडिएंट भी बताए हैं, फिर आपको बताया है फाइंडिंग जो होता है वो आपका जवाब होता है और रीजनिंग उस जवाब की वजह होती है। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बताया है कि ये डिफरेंट नहीं है। देखें वो आपने LLB में भी पढ़ा होगा सेक्शन 2D, लेकिन अब हमने सिंपल उसको क्या किया है, उसको फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया है। तो जो अब क्राइटेरिया है एग्जाम का वो इजी है। पहले तो ये था लॉ याद करके लिखना पड़ता था सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सूरत में, अब तो सिंपल वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है। ठीक है, अच्छा जी, और फिर हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन ऑर्डर राइटिंग, मैंने कहा है कि कोर्ट ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा पढ़े, किसी एल्मा से कांटेक्ट करें, जहां जहां से मिलते हैं उनको पढ़ें आप, और कनेक्ट लॉ थ्योरी विद प्रैक्टिस वो मैं आपको बता चुका हूँ। टू गिव यू सम इंस्ट्रक्शन टू कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ऑर्डर जो हैं उनको क्या किया करें, जो है वो पढ़ा करें। थैंक यू सो मच, और मैं आपकी फीडबैक का इंतजार करूंगा। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज।